नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, विभागाध्यक्ष वाणिज्य, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें हम एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र माल एवं सेवा कर जीएसटी की इकाई 4 के चैप्टर जीएसटी के अंतर्गत कर निर्धारण का अध्ययन करेंगे। जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य मूल्य का निर्धारण, टैक्स असेसमेंट अंडर जीएसटी। करदाता की कर देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया को जीएसटी के तहत कर निर्धारण के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्तियों तथा कुछ दशाओं में अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति के संबंध में कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कर निर्धारण का प्रावधान किया गया है। धारा 59 से 64 के अंतर्गत निर्धारण के प्रावधानों तथा नियम 98 से 100 के तहत निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रकार निम्नानुसार हैं। पहला, स्वयं कर निर्धारण, धारा 59। दूसरा, अस्थायी कर निर्धारण, धारा 60। तीसरा, समीक्षा कर निर्धारण, धारा 61। चौथा, सर्वोत्तम कर निर्धारण। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अ, रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले पंजीकृत व्यक्ति का कर निर्धारण, धारा 62। ब, अपंजीकृत व्यक्ति का कर निर्धारण, धारा 63। और पांचवा, सारांश कर निर्धारण, धारा 64। अब इन्हें एक एक करके देखेंगे। पहला, स्वयं कर निर्धारण, सेल्फ असेसमेंट, धारा 59। करदाता द्वारा अपने कर दायित्व का स्वयं निर्धारण करना स्वतः कर निर्धारण कहलाता है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्व मूल्यांकन करेगा और धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा। करदाता द्वारा संबंधित कर अवधि के लिए मासिक या वार्षिक विवरणी में अपने कर दायित्व का विवरण दिया जाता है, जो रिटर्न भरता है। यदि करदाता द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इस प्रकार स्वतः कर निर्धारण हो जाता है। दूसरा, अनंतिम या अस्थायी कर निर्धारण, प्रोविजनल असेसमेंट, धारा 60। निम्न परिस्थितियों में एक करदाता अनंतिम या अस्थायी मूल्यांकन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुरोध कर सकता है जब वह अ, माल या सेवाओं या दोनों के मूल्य का निर्धारण करने में, या ब, पूर्ति किए गए माल या सेवाओं पर लागू कर की दर का निर्धारण करने में असमर्थ है। प्रक्रिया, उपरोक्त परिस्थितियों में करदाता अनंतिम आधार पर कर का भुगतान करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक प्रपत्रों के साथ सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगा। अनंतिम कर निर्धारण का
आवेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम अधिकारी करदाता को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें करदाता को स्वयं उपस्थित होने या आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यदि सक्षम अधिकारी करदाता द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट है तो वह अनंतिम निर्धारण हेतु आदेश जारी करेगा। यह आदेश आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। अनंतिम निर्धारण और अंतिम निर्धारण में कर की संभावित अंतर राशि की वसूली के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा करदाता से अपेक्षित राशि के बांड का निष्पादन या प्रतिभूति या जमानत उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी अनंतिम भुगतान की आदेश की तिथि से 6 माह के अंदर अंतिम रूप से कर निर्धारण करेगा। अनंतिम भुगतान के लिए देय ब्याज। यदि अंतिम कर निर्धारण के अनुसार कर की वास्तविक देय राशि अनंतिम कर निर्धारण के अंतर्गत जमा किए गए कर की राशि से अधिक है तो करदाता अंतर की राशि का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनंतिम भुगतान के तहत वापसी। यदि अंतिम कर निर्धारण के अनुसार कर वास्तविक कर की देय राशि अस्थायी कर निर्धारण के अंतर्गत जमा किए गए कर की राशि से कम है तो करदाता को अंतर की राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि फाइनल जो टैक्स होगा और जो अस्थायी रूप से या अंतिम रूप से कर निर्धारण किया गया है उन दोनों की तुलना की जाएगी। यदि अस्थायी कर कम है तो शेष कर की राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी और इसके विपरीत यदि अस्थायी कर में ज़्यादा कर भुगतान किया गया है और फाइनल कर की राशि कम बनती है तो इस अधिक को ब्याज सहित करदाता को वापस लौटा दिया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा। अंतिम मूल्यांकन अनंतिम मूल्यांकन के 6 माह के अंदर किया जाएगा। संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इस सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, समीक्षा कर निर्धारण, स्क्रूटनी असेसमेंट, धारा 61। समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि करदाता ने कर अवधि से संबंधित सभी लेन देनों को पूर्ण रूप से तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी विवरणी में प्रस्तुत किया है। इस विधि में करदाता द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के परीक्षण के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है। इस संबंध में मुख्य प्रावधान निम्न है। सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए रिटर्न की सूक्ष्म जांच या समीक्षा की जाएगी। यदि सक्षम अधिकारी की जानकारी में कोई विसंगति आती है तो वह निर्धारित ढंग से करदाता को 30 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने या विसंगतियों को दूर करने की सूचना देगा। करदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट होने पर या करदाता द्वारा विसंगतियों को सुधार करते हुए इस विसंगति के कारण उत्पन्न हुए कर, ब्याज या अन्य
कोई देय राशि का भुगतान कर देने पर सक्षम अधिकारी करदाता को निर्धारित ढंग से स्वीकृति की सूचना देगा तथा इस संबंध में आगे और कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के 30 दिनों के अंदर करदाता कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है अथवा पंजीकृत व्यक्ति निर्देशित विसंगतियों में सुधार करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी निम्न कार्रवाई कर सकता है: खातों का अंकेक्षण या विशेष अंकेक्षण का आदेश देना, जांच या तलाशी या जब्ती की कार्रवाई, कर एवं अन्य देय राशियों की मांग और वसूली की कार्रवाई। चौथा प्रकार है सर्वोत्तम कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, धारा 62 एवं 63। सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण का आदेश दो प्रकार के करदाताओं के विरुद्ध दिया जा सकता है: अ, जब पंजीकृत व्यक्ति ने विवरणी दाखिल नहीं की है एवं ब, अपंजीकृत व्यक्ति। अ, विवरणी दाखिल नहीं करने वाले पंजीकृत व्यक्ति का सर्वोत्तम कर निर्धारण, धारा 62। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति धारा 60 के अधीन विवरणी दाखिल करने का नोटिस जारी करने के 30 दिनों के अंदर रिटर्न दाखिल करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध सूचनाओं एवं स्वविवेक के आधार पर पंजीकृत व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करेगा। ऐसा आदेश संबंधित अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि से 5 वर्ष की अवधि के अंदर जारी किया जा सकता है। यदि पंजीकृत व्यक्ति उपरोक्त आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर विधिमान्य रिटर्न प्रस्तुत कर देता है तो उपरोक्त निर्धारण आदेश को वापस लिया गया समझा जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में विलंब शुल्क या ब्याज के भुगतान का दायित्व बना रहेगा। ब, अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण, धारा 63। यदि कोई व्यक्ति जो जीएसटी के लिए पंजीकृत होने के लिए दायी होते हुए भी पंजीकरण नहीं करवाता है अथवा ऐसा व्यक्ति जिसका धारा 29(2) के अंतर्गत पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है किंतु जो कर का भुगतान करने के लिए दायी था लेकिन कर का भुगतान नहीं करता है तो उपरोक्त परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति का उपलब्ध या एकत्रित सूचना के आधार पर कर देयता का निर्धारण करेगा। ऐसा निर्धारण उस वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि से 5 वर्ष के अंदर जारी किया जाएगा जिस वर्ष के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का आदेश जारी करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ही यह आदेश जारी किया जाएगा। अंतिम है 5वां, सारांश कर निर्धारण। कुछ विशेष परिस्थितियों में सारांश कर निर्धारण किया जाता है। धारा 64 के अनुसार सारांश निर्धारण राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए निम्न दशाओं में प्रारंभ किया जा सकता है: अ, सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि एक करदाता अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए दायी है तथा ब, सक्षम अधिकारी यह मानता है कि निर्धारण आदेश पारित करने में
देरी करने से राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, परंतु सारांश कर निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी को अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। सारांश निर्धारण के आदेश की वापसी। सारांश निर्धारण आदेश के 30 दिनों के अंदर करदाता व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह ऐसे आदेश को वापस ले सकता है। डियर स्टूडेंट, विश्वास है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।